हम लोगों ने हारे इसमें सिर्फ हमारे लास्ट 5 ओवर में कहूँगा हम लोगों ने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली और वी पुट द प्रेशर बैक ऑन देम। बट अगर हम 4 फेजेस हारते हैं गेम में तो फिर आप डेफिनेटली आउटप्लेड है इस फॉर्मेट में। लानत की तरह हो गए हैं केएल राहुल। प्रेशर मैच आता है तो पतली गली से निकल लेते हैं। इस बार सिर्फ 5 रन बनाकर। मगर नया क्या है? इस टूर्नामेंट में भारत की ओपनिंग साझेदारी हर मैच में टीम को संकट में डाली। सोचिए जरा, सबसे बड़ी साझेदारी 27 रनों की थी, वो भी जिम्बाब्वे के खिलाफ। तो हो ये रहा है कि पावर प्ले में रन नहीं आए, इस बार भी नहीं। इस बार बने 38 रन, यानी 36 गेंदों पर 38 रन। कप्तान का संघर्ष भी 27 रनों पर समाप्त हुआ। बेहद खराब टूर्नामेंट रहा रोहित के लिए। कहां तो उन्हें फ्रंट से मोर्चा संभालना था, कहां वो फजीहत कराते रहे। विराट के अर्धशतक और आखिर में हार्दिक के हल्ला बोल से भारत 168 तक पहुंचा जरूर, लेकिन बैटिंग ब्यूटी ट्रैक पर ये रन नाकाफी थे। खैर, हर बार की तरह इस बार भी मंथन होगा, बातें होंगी, कुछ खिलाड़ी भी बदलेंगे, लेकिन क्या टीम के खेलने का तरीका बदलेगा? विक्रांत गुप्ता, एडिलेड, आज तक। चलिए, मैं जानता हूं कि जितने इंडियन क्रिकेट फैंस होंगे वो बहुत निराश होंगे और अचानक से जब टीम हारती है उस वक्त गुस्सा भी बहुत होता है। 2-3 घंटे हो गए हैं। अब मैं उस गुस्से को थोड़ा सीरियसनेस की तरफ लेकर जाऊंगा, क्योंकि एक ही मैच था। लोग कहेंगे हार गए तो क्या बात है यार, एक टीम ने जीतना था, एक ने हारना था, लेकिन कम से कम मुकाबला तो होता। यहां तो मुकाबला भी नहीं हुआ। देखिए, कभी कभी एक ऐसा दिन भी आता है किसी टीम का जहां पे जो भी वो करते हैं वो कुछ सफल नहीं होता। बॉलिंग में आज हमारी टीम कुछ कर नहीं पाई। ऐसा एक गेंद भी ऐसा नहीं लगा कि जहां पे विकेट होती। इंग्लैंड के जो ओपनर्स थे उन्होंने बहुत अच्छी बल्लेबाजी की। और जो पावर प्ले, जो कल हम बात कर रहे थे, आज सुबह भी हम बात कर रहे थे कि दोनों पावर प्ले इंग्लैंड ने जीते। तो जब दोनों पावर प्ले कोई टीम जीतती है तो उसका मतलब है कि वो आगे जाकर मैच भी जीत सकती है। परफॉर्मेंस मतलब बैटिंग का परफॉर्मेंस भी थोड़ा सा ढीला था। पहले 10 ओवर में पहले 15 ओवर में आखिर के 5 ओवर में ज्यादा रन बन गए। पर जब आप इंग्लैंड जैसी एक टीम के खिलाफ खेलते हैं जहां पे आपके आदिल रशीद, जिनके 10 फर्स्ट क्लास सेंचुरीज है, वो अगर नंबर 11 के बल्लेबाज है तो उनकी बैटिंग की डेप्थ कितनी होती है ये जानकर आपको ये जरूरी था कि 190-200 रन की कोशिश करें। वैसा हुआ नहीं। 15 ओवर पहले 15 ओवर में हुआ नहीं। आखिरकार 5 ओवर के बाद जो आखिरी 5 ओवर थे उसमें जब हार्दिक पांड्या ने बल्लेबाजी की तो उसके बाद ही हम 168 तक पहुंचे। और 168 कभी कभी लड़ने के लिए काफी होते हैं, लेकिन अक्सर जीतने के लिए काफी नहीं होते। सर, आपने एक लफ्ज का इस्तेमाल किया, कोशिश, जिसे कभी अंग्रेजी में इंटेंट भी कहते हैं, कभी आप ये कहते हैं कि ये गेम प्लान होता है। जब आप एक पावर प्ले हारते हैं, दूसरा पावर प्ले हारते हैं, बार बार इस तरह के नॉकआउट मैचेस में हारते हैं, क्या आपकी सोच बदल जाती है? ये अब हमें क्लियर होना शुरू हो गया है कि मैच से पहले भारत की टीम इतने बड़े मुकाबले में आती है, शायद तंबू में ही हार के आती है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसा कभी नहीं मैं मानूंगा। तंबू में हार करनी आती। हमें इंग्लैंड के बॉलर्स को भी क्रेडिट देना पड़ेगा। मैं सिर्फ एक ही बात से निराश हूं कि भारतीय बल्लेबाज स्पिन के खिलाफ बहुत अच्छी बल्लेबाजी करते हैं। सब कॉन्टिनेंट के उन्होंने जो इंग्लैंड की स्पिन के जो 7 ओवर थे, 41 रन, सिर्फ 41 रन के। आदिल रशीद कितना भी अच्छा बॉलर हो, 4 ओवर और 20 रन, मैं कभी इसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि किसी ने वो दिखाया नहीं कि बाहर जाकर उसकी लेंथ बदलने की कोशिश या थोड़ा सा हटकर उसको ऊपर से मारे, या थोड़ा सा जैसे कि सूर्य कुमार यादव करते थे। सूर्य कुमार यादव भी जब उनको बाहर मिल गई गेंद तो वो उन्होंने ट्राई किया, लॉफ्टेड पर टर्न हो गया। हाँ, नहीं, पर वो भी उनका शॉट देखिए, वो स्लाइस किया, वहां पे फील्डर था, वो चाहते थे वहां पे, मतलब जब बाहर की गेंद मिली। और यहीं पे तो हमने देखा है हमारे जो चहल है वो वैसे विकेट निकालते हैं।
चहल तो विकेटें निकालते हैं जब आप वर्ल्ड कप टू वर्ल्ड कप बायलैटरल्स खेलते हैं, नेट में भी निकालते हैं, लेकिन भारत ने पहले से कह दिया था कि वो हमारी सोच में फिट नहीं होते क्योंकि वो बैटिंग नहीं करते। तो फिर उनको ले आए क्यों स्क्वाड में? अगर आपकी वो स्ट्रेटेजी में नहीं बनते तो फिर उनको आपने स्क्वाड में क्यों इंक्लूड किया? हाँ, मैं समझता हूँ कि आखिरकार जब कभी कभी आपको आपकी एक टीम के खिलाफ आपकी एक स्ट्रेटेजी बनती है, हर एक टीम के खिलाफ सेम स्ट्रेटेजी के साथ नहीं जा सकते। अलग टीम है, आप पाकिस्तान के खिलाफ शायद आप कहेंगे नहीं हमें स्पिनर ज्यादा नहीं लेने क्योंकि वो स्पिनर्स अच्छे खेलते हैं, तो हम फास्ट बॉलिंग से जाएंगे या मीडियम पेस से जाएंगे। वैसी स्ट्रेटेजी बदल सकती है, पर हमारे पास विकेट टेकिंग बॉलर भी तो चाहिए। एक जसप्रीत बुमराह जब गए उसके बाद में विकेट टेकिंग बॉलर वैसे कोई था ही नहीं। एक हर्षदीप सिंह वो पर नए थे ना, हर्षदीप नए थे, उनके पास ज्यादा अनुभव नहीं था। लेकिन सर भाई अगर इस पूरे मैच में देखें, पूरे वर्ल्ड कप में देखें, मैं कहता हूं इंडिया लीग मैचों में अच्छा खेला, 2 मैच बड़े क्लोज जीते भी, लेकिन फिर वही बात है ना कि आप पावर प्ले तो बैटिंग में कहीं पे भी नहीं जीते। आपने हल्की टीम के खिलाफ भी पावर प्ले नहीं जीता, और मुझे नहीं याद पड़ता कि आपने किसी भी पावर प्ले में 40 रन भी बनाए हों। तो ऐसा क्या होता है कि आप इतना नई गेंद से भय और खौफ होता है? आप पहले 10-15 ओवर तो आप ऐसे मानते हैं कि सिंगल टू चौका आ गया, ठीक है। हर मैच में आप आखिरी 5 ओवर में तो करिश्मा एक्सपेक्ट करते हैं ना। कभी वो एक पारी में विराट का हो गया, कभी सूर्य कुमार यादव का हो गया, आज हार्दिक पांड्या का हो गया, तो कभी भी आप 180 के लिए शुरू से नहीं खेलते। देखिए, एक जो टेम्पलेट बन रहा था रोहित शर्मा की कप्तानी में कि वो कह रहे थे कि पहले 6 ओवर में सिर्फ 2 फील्डर जब बाहर होते हैं उसका फायदा उठाएंगे हम, और उसी के साथ हम बड़े रन करने की कोशिश करेंगे। वो तो सब कॉन्टिनेंट के पिचेस पर ठीक बनता, पर यहाँ पे जहाँ पे गेंद में थोड़ी सी ज्यादा उछाल है, यहाँ पे मतलब जहाँ की सीधी बाउंड्रीज लंबी है, वहां पे आप अगर वो शॉट खेलने की प्रयास करेंगे तो जोखिम उठाएंगे तो आप आउट हो जाएंगे। और वहीं पे तो दिक्कत हो रही थी क्योंकि पहले 6 ओवर में हमारे एक ओपनर आउट ही होता था। अगर पहले 6 ओवर में आपकी भले स्टार्ट इतनी तेज नहीं हुई है, पर फिर भी आपकी सारी विकेट अगर हाथ में है तो फिर आगे जाकर आप कुछ कर सकते हैं। सही बात है। हरभजन भी है मेरे साथ, हरभजन सिंह भी वर्ल्ड चैंपियन है। भज्जू, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि कभी कभी होता है कि आप नहीं जीत पाते, कोई बात नहीं, लेकिन अचानक से इस तरह के मैच में आकर इतना खेल गिर जाना, इस टीम में क्या कमी है? क्यों वर्ल्ड चैंपियन दोबारा नहीं बन पाती है? क्यों हर बड़े दिन आकर ये टीम फेल हो जाती है? देखिए विक्रांत भाई, बहुत ज्यादा मैं इसमें अगर जाऊंगा तो बहुत लंबा समय ले लूंगा, बट इतना ही कहना चाहूंगा कि मैच हम बॉलिंग से नहीं, ज्यादा बल्लेबाजी से ज्यादा ये मैच हार रहे हैं। क्योंकि अगर हमने पहले 10 या 12 ओवर जो बल्लेबाजी करी है, अब निकाल के देखिए वो बल्लेबाजी क्या हुई है। और उस बल्लेबाजी का कोई तुक नहीं था कि आप इतना स्लो T20 फॉर्मेट में नहीं खेल सकते हो। और वही फर्क था। देखिए, वही 6 ओवर जब इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करी तो उन्होंने लगाए 62 रन, तो वहीं भारतीय टीम ने पहले 6 ओवर में लगाए 38 रन और 1 विकेट ही गवाया था। ऐसा नहीं कि 3 विकेट गवाए थे। तो जब 3 आउट होते हैं तो समझ आती है कि आपने थोड़ा सा धीमे स्टार्ट किया कि विकेट बचा के रखना है, बट आपके विकेट भी नहीं गिरे और आपने रन भी नहीं बनाए। तो ये देखिए, टेम्पलेट जो है ये सही तो नहीं है ये T20 के लिए। ये चेंज करना जरूरी था। इसके ऊपर बातें भी हुई, विचार हुए, पर उसके ऊपर काम कुछ भी नहीं हुआ। और हर बार हम कह देते हैं 2019 के बाद भी, या फिर पिछले साल भी जो हशर हुआ वहां पे, उसके बाद अब यहाँ भी, कि हम सीखेंगे, पर उसको सीख को हम ठीक करके कैसे आगे बढ़ेंगे? वो चीजें हम बोल तो देते हैं, उसके ऊपर अमल नहीं किया है। तो मुझे लगता है अमल करना ज्यादा जरूरी है। यही नहीं है कि हम सीखते ही जाएंगे और दूसरे हमसे बेटर कुछ और सीख रहे हैं और कुछ और बेटर रिजल्ट उनको मिल रहे हैं। तो देखिए, इस पूरे टूर्नामेंट में एक मैच जो पाकिस्तान के सामने हुआ, बहुत तगड़ा मैच हुआ। क्रेडिट टू द टीम, विराट, हार्दिक पांड्या, अनबिलीवेबल। और उसके बाद साउथ अफ्रीका जो बराबर की टीम थी, उसके सामने हम हार गए थे। बांग्लादेश को आप अगर 10 बार खेलोगे तो 10 में से 9 बार तो हरा ही दोगे, 9 साढ़े 9 बार। तो जो बड़ी टीमें जब आती हैं सामने तो मुकाबला तो तब होता है। अब आप बराबर की टीम थी, हमने कल भी बात करी थी कि इंग्लैंड बराबर की टीम मिलेगी और वो बल्लेबाजी में तोड़ सकती है, और वो उन्होंने करके दिखाया है कि कैसे T20 क्रिकेट खेली जाती है। सही बात है, लेकिन अब बात वही है ना कि सवाल इतने हैं और सवाल अगले कई दिन सनी भाई उठाए जाएंगे, लेकिन
हरभजन ने बात तो सही की है कि हम हर बार कह देते हैं ट्रक आया, ट्रक हमें ले गया, हम सीखेंगे, पर उस पर अमल करने की बात नहीं आती। एक तो दिक्कत यह भी है ना कि ये जो ऑप्शनल प्रैक्टिस कह लीजिए, वर्कलोड मैनेजमेंट कह लीजिए, कई कप्तान भारतीय टीम के बदले गए, मुझे लगता है कि वो भी कहीं ना कहीं आपकी टीम को कमजोर करते हैं। आप बात करते हैं कि तैयारी कभी कमरे में बैठ के नहीं होती है। बड़े मैच में हमेशा भारत की टीम अंडर कॉन्फिडेंट दिखती है और यह हकीकत है। खैर, इस शो में फिलहाल इतना ही। आज तक पर इसके बाद कई और शोज होंगे, साथ ही साथ स्पोर्ट्स तक पर रात 8 बजे आप जुड़िए। आप बताइए या आप पूछिए सवाल, आप बताइए भारत की हार क्यों बार बार हो जाती है, हार से हाहाकार क्या है। उसके लिए आपको स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करना होगा और नोटिफिकेशन की घंटी को बजाना होगा। पीकेटी टायर्स, जो रखे किसान की मिट्टी का खूब ख्याल और उद्योग को ले जाए प्रगति की ओर। अगर देश की धरती से है जुड़ना तो पीकेटी टायर्स ही अपनाना। आपके ज्ञान की गहराई नापने के लिए आ गई है ललन टॉप क्विज। मौके पर दो जवाब और मौके पर ही पाओ इनाम। सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ ललन टॉप ऐप पर। याद रखो कक्का की बात जो कही गई है नॉलेज पर। हाल लगाओ हाल फायदा, दे लगाओ का फायदा। तो फटाक से डाउनलोड करो ललन टॉप ऐप और आ जाओ 9 बजे क्विज खेलने के लिए हमारे साथ। गुजरात में बीजेपी कार्यकर्ताओं और उम्मीदवारों में जश्न है, क्योंकि दिल्ली में पार्टी ने टिकट का ऐलान कर दिया है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल समेत 160 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी गई है। और अन्य विषयों पर अवगत करने के लिए मैं आदरणीय भूपेंद्र यादव जी से आग्रह करूंगा। जो 160 सीट डिक्लेयर करी हैं, इसमें 13 शेड्यूल कास्ट की, 24 शेड्यूल ट्राइब, 14 वुमेन, 69 सिटिंग लोग हैं। जिनके सीट बदले गए हैं उनमें से वरिष्ठ नेताओं ने स्वयं आगे बढ़कर के पत्र लिखा है, तो वो पत्र, उनके नाम भी मैंने आपके सामने पढ़े हैं। 160 उम्मीदवारों में 14 महिलाएं हैं, 14 अनुसूचित जाति के और 24 अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार हैं। 38 मौजूदा विधायकों को पार्टी ने टिकट नहीं दिया है। 38 उम्मीदवारों की सीट बदल दी गई है। टिकट के ऐलान से पहले ही गुजरात के दिग्गजों ने चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान कर दिया था। ऐसे में उम्मीद लगाई जा रही थी कि कांग्रेस छोड़कर आए नेताओं को मौका जरूर मिलेगा। हुआ भी वैसा ही। ऐसे कई नेता हैं जो 2017 में कांग्रेस की टिकट से चुनाव लड़े थे, लेकिन 2022 में बीजेपी से चुनाव लड़ेंगे। अल्पेश ठाकुर गांधीनगर साउथ से अपनी किस्मत आजमाएंगे, तो प्रद्युमन सिंह जाडेजा अब्दासा से चुनाव लड़ेंगे। कुंवरजी बावड़िया को जसदन से टिकट मिला है, तो जवाहर चावड़ा को मानवदर से पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। हर्षद रिड्डिया विसार वदर से उम्मीदवार हैं। भगा बारड़ तालाला से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। अश्विन कोटवाल खेड़ ब्रह्मा से चुनाव लड़ेंगे। वहीं जीतू चौधरी को पार्टी ने कपराड़ा से उम्मीदवार बनाया है। बीजेपी ने पाटीदारों की किलेबंदी की भी पूरी तैयारी की है। हार्दिक पटेल की चुनावी सियासत में एंट्री हो गई है। गुजरात कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष रहे हार्दिक को वीरमगाम से टिकट मिला है। राजकोट से कद्दावर पाटीदार नेता और खोडलधाम के अध्यक्ष नरेश पटेल की करीबी रमेश टिलाला को टिकट दिया है। चुनाव से पहले मोरबी ब्रिज हादसा बीजेपी की चुनावी चाल में रोड़ा साबित हो सकता है। लिहाजा पार्टी ने मोरबी से मौजूदा विधायक और मंत्री ब्रजेश मिर्जा का टिकट काटकर उस कांति अमृतिया को उम्मीदवार बनाया है, जिन्होंने जान पर खेलकर हादसे में लोगों को बचाया। पिछले 27 साल से गुजरात में बीजेपी की सरकार है, लिहाजा इनकम्बेंसी फैक्टर भी है। शायद इसीलिए बीजेपी ने कई दिग्गजों और मंत्रियों को भी चलता कर दिया है। पार्टी ने युवाओं पर भरोसा किया है। उसी कवायद में क्रिकेटर रविंद्र जडेजा की पत्नी रिवाबा जडेजा की जामनगर से उम्मीदवारी भी शामिल है।
अहमदाबाद से गोपी घांगर के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली, आज तक। शंघाई के इंटरनेशनल इंपोर्ट एक्सपो में कई जिम्मेदारियां इन अनोखे रोबोट्स की टीम के हवाले है। चाहे वो बतौर गाइड यहाँ पहुँचने वालों को रास्ता दिखाना हो, या फिर एक्सपो की सुरक्षा की जिम्मेदारी हो, या फिर साफ सफाई का ध्यान रखना हो। शंघाई एक्सपो में पहली बार मल्टीटास्किंग रोबोट सर्विस स्टेशन की लॉन्चिंग हुई, जिसमें 46 रोबोट्स यहाँ पहुँचने वाले लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। रोबोट पर लगी स्क्रीन की मदद से यहाँ कई तरह की सुविधाओं का फायदा उठाया जा सकता है। इसके अलावा ये रोबोट आपस में कम्युनिकेट कर अपने काम को नियंत्रित भी करते हैं। कोरोना वायरस से जूझ रहे चीन के लिए भी ये रोबोट वरदान साबित हो रहे हैं, क्योंकि ये रोबोट मास्क पहनने से लेकर सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना प्रोटोकॉल की भी याद दिलाते हैं। चीन के शंघाई में 5वां इंटरनेशनल इंपोर्ट एक्सपो चल रहा है और चीन समेत दुनिया भर के लोग इस अनोखे इवेंट में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, वो भी तब जब चीन वैश्विक महामारी कोरोना वायरस की नई लहर का सामना कर रहा है। आज तक ब्यूरो। आपके ज्ञान की गहराई नापने के लिए आ गई है ललन टॉप क्विज। मौके पर दो जवाब और मौके पर ही पाओ इनाम। सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ ललन टॉप ऐप पर। याद रखो कक्का की बात जो कही गई है, नॉलेज पर हाल लगाओ हाल फायदा, दे लगाओ का फायदा। तो फटाक से डाउनलोड करो ललन टॉप ऐप और आ जाओ 9 बजे क्विज खेलने के लिए हमारे साथ। आ गुजरात मैं बनाव्यू छे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात विजय का ये नारा दिया था। आप गुजरात मैं बनाव्यू छे। अब गुजरात के लिए बीजेपी की चुनावी रणनीति का खाका तैयार हो गया है। बीजेपी की रणनीति नंबर 1, बीजेपी प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर ही लड़ेगी चुनाव। यानी मुख्यमंत्री के तौर पर बीजेपी किसी का भी चेहरा सामने नहीं रखेगी। ये कोई नई बात नहीं है। पिछले 2 दशक से बीजेपी गुजरात का चुनाव मोदी के चेहरे पर ही लड़ रही है और उसे जीत भी मिली है। लिहाजा 2022 में भी वो मोदी के चेहरे का फार्मूला अपनाने जा रही है। सवाल ये है कि मौजूद मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल का क्या होगा। तो ये कहा जा रहा है कि बीजेपी के चुनाव जीतने के बाद भूपेंद्र पटेल ही मुख्यमंत्री होंगे। मोदी की 25 से अधिक रैलियां और रोड शो। चूंकि मोदी ही चेहरा हैं और उनके हाथों में ही चुनाव प्रचार की कमान है, लिहाजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात में 25 से भी अधिक रैलियां और रोड शो करेंगे। 3 नवंबर को चुनाव आयोग ने गुजरात चुनाव की तारीखों का ऐलान किया था। गुजरात में 1 और 5 दिसंबर को वोट पड़ेंगे और हिमाचल प्रदेश के साथ ही 8 दिसंबर को नतीजे आएंगे। बीजेपी दावा कर रही है कि वो इस बार पहले से कहीं ज्यादा सीटों पर चुनाव जीतेगी। बीजेपी ने चुनावों की घोषणा के पहले ही पीएम मोदी ने गुजरात के दौरे किए थे। वहीं चुनाव नतीजे का ऐलान किए जाने के बाद उन्होंने जहां वलसाड में जनसभा को संबोधित किया, वहीं भावनगर में सामूहिक विवाह समारोह पापानी परी लग्नोत्सव 2022 में शामिल हुए। यहां 552 शादियां कराई।
गुजरात के जन जन से जुड़ने का ये मिशन अब और तेज होने वाला है। 17 नवंबर से पीएम मोदी का चुनावी अभियान। 17 नवंबर को नामांकन पूरा होने के साथ ही पीएम मोदी का चुनावी अभियान शुरू हो जाएगा। इस दौरान पीएम मोदी 7 से 8 दिन तक गुजरात में रहेंगे। 3 से 4 विधानसभा क्षेत्रों को मिलाकर एक रैली होगी। इस तरह पीएम मोदी 150 से ज्यादा विधानसभा क्षेत्रों में पहुंचेंगे। वहीं दूसरे केंद्रीय नेता भी गुजरात में जमकर प्रचार करेंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उतरेंगे मैदान में। पार्टी अध्यक्ष होने के नाते गुजरात में